और एक जिसको हम बोलेंगे ई वाई। अब बोलेंगे सर ई एक्स क्या है, ई वाई क्या है? वेरी सिंपल, ई एक्स क्या होना चाहिए? फीडिंग नेक्स्ट डायरेक्शन, कंपोनेंट ऑफ फीडिंग नेक्स्ट डायरेक्शन। ई वाई क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ फीडिंग बाय डायरेक्शन। हम कहते हैं क्यों तुमने इसको नीचे बनाया, क्यों ऊपर नहीं बनाया? ऐसा जरूरी नहीं है, वो नीचे क्या ऊपर भी बन सकता है, दैट्स अप टू, क्योंकि y तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। सर समझेगा कैसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? तो या तो जब तुम फॉर्मूला लिखोगे ना, सुनो, जब तुम क्या लिखोगे बेटा? फॉर्मूला, ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर देगा। और दूसरा करेगा तुम स्मार्टली प्ले करो। जैसे मान लो कि y और y का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? नाउ इफ यू आर स्मार्ट तो तुम्हें क्या समझेगा कि ये जितना y है, ये पूरी जितनी फील्ड बनाएगा ना, उसका डायरेक्शन मेबी ऐसा होगा, और ये जो आ है, ये पूरी फील्ड जो बनाएगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा ना? पर दोनों एरो सेम होंगे, डू एग्री विद मी? दोनों एरो क्या होंगे? सेम। अगर दोनों एरो सेम है तो उसका दोनों का x कंपोनेंट मतलब ऐड होगा और y कंपोनेंट डेफिनेटली क्या होगा? कैंसिल होगा। तो मतलब इसका e/0 होने वाला है। तो e/0 कब होगा? जब परपेंडिकुलर क्या होगा? बाइसेक्टर से। तो समझा? अब जस्ट इमेजिन करो, तुमने क्या किया, इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया, पॉसिबल? चलो करते जल्दी से। तो अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो मतलब अब ऊपर वाला जो चार्ज है उसका ओवर पावर होगा नीचे वाले चार्ज से, तो ये वाली फील्ड बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना? तो इसका नीचे वाला आएगा ऐसा होगा, और ये वाला जो होगा ना वो ऐसा होगा। अब जब तुम उसको मतलब कंपोनेंट को लेके जाओगे तो इसका नीचे वाला कंपोनेंट बढ़ेगा, ऊपर वाला कंपोनेंट कम होगा, हाँ या ना? तो कहते हैं ई वाई इज नेगेटिव ना? सब लोग क्लियर? उल्टा क्या होता है, जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नाम जाऊं, अगर ऊपर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तो ई वाई कहां जाएगा? ऊपर। तो आई थिंक आई कैन आल्सो, मतलब मुझे पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो कुछ समझ में आ जाएगा कि मुझे कहां जाना है, ऊपर जाना है, कहां जाना है। Am I correct? Okay. So finally, after this, I can safely say that the formula for Ex is k lambda by r bracket sin theta plus sin theta. So formula है क्या formula है बेटा? k lambda by r sin theta plus sin theta. दूसरा formula E by का k lambda by r cos theta 2 minus cos theta। अच्छा वापस एक चीज मैं रीइंफोर्स करना चाहता हूँ और एक बार, तो इसमें cos theta minus cos theta 2 लिख सकते हो, एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि मैं अगर इस पे मेनली किस पे काम कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड पे, किस पे काम कर रहा हूँ? डायरेक्शन टू में समझ में है, तो मैं क्या समझ लेना डायरेक्शन। तो इसमें तुम 1 minus 2 लिखो या 2 minus 2 लिखो, इट्स नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, क्योंकि अगर तुम्हारा आंसर इसमें नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया तो उसका क्या ले सकते हो? मैग्नीट्यूड समझ गया। अब डायरेक्शन देना कैसे समझा तो मैंने सिखा दिया, कैसे डायरेक्शन दे सकते हो। अगर तुम इसके ऊपर हो, कहां पे हो? ऊपर, तो ई वाई ऊपर होगा, अगर तुम इसके नीचे हो तो ई वाई नीचे होगा, दैट्स इट। इज इट ओके? सो डिड वी गेट ई, डिड वी गेट ई वाई? तो फाइनली तुम्हें क्या चाहिए? ई नेट, क्योंकि तुम्हें नेट फील्ड चाहिए, सो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ क्या होगा बोलो? ई एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज दी आंसर। So whenever a finite charge is given, first you will calculate Ex, then you will calculate Ey, and then you will calculate E. And this is okay. Anti-clockwise positive, anti-clockwise ये convention है उसका measurement का. So मैं what I want to convey here is this. मान ले तेरे पास है ना एक finite bar है, तूने इसको join किया यहाँ पे, ये point पे तुझे field find करनी है. So you join here, you join here. Let us say in the exam, this angle is given as 60 and this angle is given as 30. बराबर? अब जब तू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेगा ना, तो तू मुझे एक बात बता, थीटा मेजर करने के लिए तो ऊपर गया मतलब क्लॉकवाइज गया, तो वो हो गया +60। थीटा को मेजर करने के लिए तू नीचे गया तो कैसे गया? और पर एंटी क्लॉकवाइज को मैंने क्या दिया हुआ? पॉजिटिव, तो मतलब वो क्या हो जाएगा? +30। कन्वेंशन थीटा 1 का अलग है, थीटा 2 का अलग है। थीटा 1 मेजरमेंट कैसे होगा बेटा? ऊपर, थीटा 2 का मेजरमेंट कैसे होगा बेटा? नीचे।
तो उसका मेजरमेंट का तरीका क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल मेजर होता है, थीटा। इस लाइन के नीचे कौन सा एंगल मेजर होता है, थीटा। ये क्लियर है? अच्छा, जब थीटा पर मेजर करेंगे तो उसका कन्वेंशन क्या है, थीटा वन इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, थीटा टू इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव। अब इसमें मैंने कोई चीज चेंज कर दी तब ही ये पॉजिटिव या नेगेटिव बने, तो उसका केस एक ही केस में आता है, वो भी बदलता हूं। जब पी पॉइंट यहाँ पे ना हो कि यहाँ पे हो या यहाँ पे, तो वो क्वेश्चन मैं क्लास में जब कराऊंगा तब क्लैरिटी आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा सुन लो, डाउट हो ना तो क्लियर करते रहना, जैसे अभी ये पूछ रहा था वैसे, क्योंकि अदरवाइज जब एक साथ क्वेश्चन करेंगे तब दिक्कत होगी। तो डाउट अगर है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछ रहे। यहाँ पे रेड पेन नहीं है क्या, रेड या ग्रीन, सिर्फ ये दो मात्रा है। एक बार ऊपर देखो। ओके, नाउ ये आपका फाइनाइट वायर था। अब एक नई कैटेगरी बना दी फाइनाइट के अंदर, सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, सो द मीनिंग ऑफ सेमी इनफाइनाइट वायर इज कि उसका एक एंड फाइनाइट है and other end is infinite, that is known as which was semi infinite. Okay, so करना क्या है, कंसीडर करो आपके पास एक वायर है, इस वायर का ये एंड जो पॉइंट पे एंड है वो फाइनाइट है, और ये पर्टिकुलर एंड आपका इंफिनिटी पे जाना, so B end is not at finite, it is at infinite. Now the point P can be anywhere again, but मैं यहाँ पे again सेमी इनफाइनाइट में भी स्पेसिफिक केस लेता हूं। तुम्हारा पॉइंट P फाइनाइट एंड के सामने है, पॉइंट P कहां पे है, फाइनाइट एंड के सामने। अब एज यूजुअल हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, Ex और Ey। देखो फॉर्मूला तो यही यूज होगा बिकॉज़ यू डोंट हैव अनदर फॉर्मूला, वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला एंड देन वी आर गोइंग टू राइट दिस। अब तो समझ क्या लेना, सबसे पहले तो अप्लाई दिस फॉर्मूला, तुम्हें पहले थीटा वन चाहिए और तुम्हें थीटा टू चाहिए। ओके, बताओ तुम्हारे हिसाब से थीटा वन कितना होना चाहिए, और सब लोग अपना इनपुट दो, तुम्हारे हिसाब से जो भी मैक्स टू मैक्स आंसर गलत होगा, दैट्स द ओनली थिंग पॉसिबल। थीटा वन कितना होना चाहिए, it's very simple if you apply slight of the logic, it's very simple, nothing कुछ इसमें कुछ है नहीं सोचने वाला। just इमेजिन करो यहाँ पे एंड था, यहाँ पे एंड था, ठीक है, इसको फिक्स कर दिया, मेरा एंगल इतना होता, कैन वी से दिस एंगल मे बी इज लेट्स से 60 डिग्री, एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ पे रख दिया पॉइंट एंगल, ये फिक्स कर दिया, क्या एंगल बढ़ता, अरे भाई हाँ, ये आगे जाएगा तो और जाएगा, अगर ये इंफिनिटी पे जाएगा तो डोंट यू थिंक ये लाइन जो बनेगी वो इस लाइन के पैरेलल बन जाएगी, अगर पैरेलल बनी मतलब ये कभी टच नहीं कर सकता ना, अभी कब टच नहीं कर सकता, तो ये एंगल कितना होगा, इसलिए थीटा वन इज 90। सबको समझा क्यों थीटा वन 90 है? ओके, दूसरा बोलो थीटा टू, दिस इज वेरी सिंपल, ये तो अब एक ही पॉसिबिलिटी है वैसे, पर स्टिल अगर डाउट है तो पूछो। थीटा टू 0 या 90, अच्छा 90 तभी होता, सुन लो
90 तभी होता है जब ये एंड भी इंफिनिटी पे जाता है। अरे समझा? अब वो एंड ही उसके सामने आ गया तो एंगल ही नहीं बचा। मतलब ये पहले ऐसे था, सडनली ऐसे हो गया, तो थीटा 2 कितना हो जाए? 0। Therefore थीटा 2 is 0। इसीलिए अब Ex क्या है? k लैम्डा बाय r ब्रैकेट में क्या होगा बोलो? sin 90 plus sin 0। Let's say you don't know the value of sin 90 and let's say you don't know the value of sin 0, but you know one of them is 1 and another is 0, so 1 plus 0 is 1। तो किसी को समझेगा नहीं तो मैं ट्रिक नहीं आता, समझाया? समझा? आंसर फिर भी सही है, क्लियर है? ये आंसर कितना आ गया बेटा? ये आ रहा है dy k लैम्डा बाय r ब्रैकेट cos 0 माइनस cos 90। यहाँ पे तुम थोड़ा एक्सपोज हो सकते हो, अगर प्लस लिखा या माइनस लिखा उससे एक्सपोज हो जाओगे, है ना? पर तुमने बोला कि सर अभी इसमें प्लस लिखते हैं फिर देख लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले थीटा 2 है, मेरा क्या है? थीटा 2 कितना है? 0 और ये थीटा 1 कितना है? 90। तो cos 0 माइनस cos 90, आंसर 1 आना चाहिए आपके माइंड में। सो इट्स आंसर इज गुड। सो Ex is k लैम्डा बाय r, dy is k लैम्डा है, therefore E net हो जाना चाहिए √2 k लैम्डा। ये √2 कैसा है ये समझने के लिए यू कैन मीट मी आफ्टर 1। ठीक है? अनिल सर बोलते हैं ना सॉल्व हमारे पास इसका ये हो जाता, थर्ड केस पे जा सकते हैं। E at a point due to infinite path or infinite line change। थीटा 1 और थीटा 2 90 है, थीटा 1 और थीटा 2 90। So what should be the answer of Ex? And it is 2k lambda by r. This is cos 90 minus cos 90, so 0। Therefore, E net is itself Ex, hence the answer is 2k lambda। This is a very powerful formula, सबसे ज़्यादा ये पूछा है इनफाइनाइट 2k लैम्डा बाय, और ग्रेविटेशन में ये सेम फॉर्मूला होगा 2g लैम्डा बाय r। So due to infinite bar, it is going to be 2g lambda by r। Okay? हाँ नहीं मतलब तो सही होगा, P पॉइंट यहाँ हो सकता है, P पॉइंट यहाँ हो सकता है, बराबर? तो उसका हम डिराइव करेंगे। एक और स्पेशल केस है क्योंकि जनरली ये बहुत बड़ा है, जैसे यहाँ हुआ फिर यहाँ पे वो r प्लस से ऊपर ले गए, तो
ये स्पेशल केस, इसलिए तो मैं स्पेशल केस को लिखा था। फिर जो जनरल कोई भी रैंडम पूछा वो तो फिर हम डिराइव करेंगे। ओके, E is inversely proportional to R है ना? तो आपके हिसाब से इसका जो ग्राफ होगा अगर पूछे वो कैसा बनना चाहिए? बस आप इसमें ग्राफ बोल दो, मुझे कुछ करो। इसका ग्राफ E वर्सेस R, इनफैक्ट E वर्सेस R का ग्राफ है। रेक्टेंगल बनेगा। क्या बोला? It should be rectangular. याद रखना है कि you cannot say कि सर इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगा ये बात, ओके? तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इसका आंसर स्ट्रेट लाइन बनेगा और फिर मेरे साथ आर्गुमेंट कर सकते हो कि सर आपने, मैंने तो पता नहीं सिखाया, बट जनरली कि जब भी पावर 1 होता है तो स्ट्रेट लाइन होती है, तो E की पावर 1 है, R की पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। पर वही थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है। R की पावर 1 नहीं, R ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? -1, वो इनवर्स में, so it's not, so it cannot be a straight line. So rectangular hyperbola है ना? E at center of uniformly charged R. E at the center of uniformly charged R. तो कंसीडर करो आपके पास ये R है, जिसका प्लस चार्ज है, और ये उसका सेंटर है। So this is the radius of the arc. This is the angle theta. और ये जो आर्क है, कंसीडर करो कि उसका आर्क का तुमने लैम्डा दिया, ठीक है? आगे चार्ट है। तो अगर तुम्हें लैम्डा दिया हो, रेडियस दिया हो और P पॉइंट पे तुम्हें फील्ड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। डायरेक्शन बहुत सिंपल है, देखो क्योंकि ये पूरा आर्क है ना, तो आर्क का एक अगर छोटा सा एलिमेंट आप लो तो ये फील्ड ऐसे रहेगा और उसका एक इमेज होगा जो फील्ड ऐसे रहेगा, और क्योंकि सारे पॉजिटिव है ना तो वो ऐसे 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 इसी डायरेक्शन में है, उसकी वजह से ना सारे हॉरिजॉन्टल टेंसर होते हैं, तो एक वर्टिकल बचेगा, अ सिंगल वर्टिकल। तो वर्टिकल है ना वो डेफिनेटली ऐसे ही है, देयर इज नो अदर। अगर तुम उसको है ना ऊपर लेके जाओ तो अगर आप ध्यान से देखा होगा थीटा में से पास हुआ है ना, तो थीटा में से पास हुआ, थीटा थीटा टूट गया, तो वो बच जाएगा कितना? थीटा बाय 5, और ये भी कितना आ जाएगा? थीटा। सो श्योर है कि आपका जो E है वो इस आर्क को बाइसेक्ट करने निकलेगा, ठीक है? दैट्स व्हाई E का जो आंसर है वो होना चाहिए 2a लैम्डा बाय r। अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत मिलने लग रहा है, ये सब बस इसमें याद रखना है r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसमें r रेडियस है, ठीक है? इसलिए मैंने नोटेशन अलग कर दिया इनटू sin ऑफ थीटा बाय। सो फॉर्मूला याद रखिए क्या फॉर्मूला? 2k लैम्डा बाय r क्या sin थीटा बाय।
दूसरा, अगर तुम्हें r का लैम्डा ना देके चार्ज दिया, पॉसिबल? तो इसका अदर वर्जन है चार्ज के टर्म्स में k/r²। आई थिंक ये फॉर्मूला भी याद होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इनटू sin θ/2 अपॉन θ/2। दैट्स द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं? sin θ/2 अपॉन θ/2। ये आने के लिए इजी रहेगा, इनटू ऑफ x क्या k/r²। बट इस केस में थीटा यूज करते वक्त हम उसको कंपल्सरी इसमें यूज करेंगे। आपको याद होगा, आपको कल होमवर्क करने हैं और मैंने बोला था वैसे सब चीजें लिख के आना है ना, आता हो ना आता हो, याद है या नहीं याद है? याद या आज हम करेंगे स्टार्ट। आज बैठेंगे आप और उसमें डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे डाउट्स आएंगे। और आज एक काम करना, दिन का अगर हो गया है इनके आज जो मैं चेक करवा देना, इसके बाद वापस एक बार देखना जो एक दो क्वेश्चन में डाउट है वो शायद सॉल्व है, क्योंकि उसमें दो फॉर्मूला ऐसे यूज हुए हैं जो आपको नहीं पता होंगे और वो फॉर्मूला भी आज कवर। तो ट्राई करना, अगर मे भी समझ जाए एल बिहार में इलेक्शन हाँ, तो ये और कल करके आना है। कल अगर ये नहीं आओगे तो B5 या B3 में पूछ लेना क्या किया था। टेक द फीडबैक एंड विल मतलब रुकना यहीं पे रुकना। अब उनको तो कैसा था यार कि मैंने बोला था जब तक हो जाएगा उसके बाद सबमिट करके चले जाना, वैसा यहाँ पे कंप्लीट करें। पर आप मेरे लिए दिल के करीब चाहिए, तो कल मेरा थोड़ा यहाँ पे लंबा समय तक काम 8:39 तक नहीं रहूँगा, तो मेरे साथ ही निकलोगे, ठीक, साथ में जाएंगे। और मेरे बाद शाम से निकलते हैं जनरली 10-10:30 के आसपास। तो अगर क्लास बंद करके जाना होगा तो वैसे भी कुछ कराऊंगा, एडजस्टमेंट तुम्हारे लिए कुछ ना, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा कि तुम करके आते हो नहीं करते। आज तो मैंने वार्निंग दे दी, तो आज तुम नहीं करके आओ और चेहरे देखिए बीमार नहीं पड़ते, सब सही लग रहे हो, बहुत बढ़िया लग रहे हो माशाल्लाह। तो क्या कोई दिक्कत ही नहीं है, सब एक कुछ भी होता है, समझा बेटा।
Case number 5. Case number 5. E at a point on the axis of a uniformly charged circular ring. अच्छा, याद रखना है कि जितने भी मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूँ वो किसके लिए सिखा रहा हूँ? यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो तुम अपना देख लो भाई। ये फॉर्मूला नहीं करेगा तो तुम्हें और वो तुम अपने हिसाब से क्या करते हो, ठीक है? मैंने नॉलेज दे दिया, तुम्हें पता है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी का है, पता है एलिमेंट कैसे लेना, बस इंडिकेटर को आंसर मिलेगा। बाय यूनिफॉर्म का मैं पता है। तो अगर हम ई एक्सेस के बारे में डिस्कस करें तो आंसर आएगा KQX upon x square plus r square the whole raised to 3 by ये फॉर्मूला किसी की याद दिला रहा होगा, मतलब कोई पर्सन की नहीं होता, जिसको देखने में पर्सन की याद वैसे नहीं आती। गाइडेंस में एक फॉर्मूला पढ़ाएंगे, तो इट इज KQX upon x square plus r square डिवाइड वहां पे G and R GMH अपन इसको रखा। ओके, इसमें भी हम एक चीज नोट डाउन ये करेंगे कि x equal to r by root 2, याद होगा आपको, net x equal to r by root 2. Your e axis becomes your e max value, and that value is 2kq by 3 root 3 r square. So your value is 2kq by 3 root 3 r square. और जो रिंग का ग्राफ था वो भी आपको मेरे हिसाब से याद होगा, E वर्सेस डिस्टेंस ऑन एक्सिस, ग्राफ ऊपर जाना और फिर कर्व जाके नीचे, और उसका मिरर इमेज आपका थर्ड पॉइंट। So this is r by 2 and this is minus r by 2. This is your matrix. Minus. बोल रहे कि एक्स्ट्रा कॉस्ट तो आप ड्रॉप करें। हम आपको ड्रॉप ही देंगे। सीडी बेड में जगह है, बात है सीडी बेड में जगह है, कौन बोल रहा है? वैसे भी 2 बार सीडी हो गई आपको, पता है ना ये तो वायरल सर ने न्यूज़ डाला था, सर ने कुछ प्रतिकन चाइना लिया, उसमें कुछ बोला था, दूसरे न्यूज़ आ गया ना, कुछ बोला था ना कुछ ऐसा, कि पेरेंट ने तुरंत डाला, सर आप कल इसी के बारे में बात तो नहीं कर रहे थे, और फोटो के साथ सर क्या यही है वो सीडी में दोबारा। अच्छा, इस साल तो अप्रैल और मई में रखी, आपके टाइम पे जनवरी और मई में है, तो वो डेफिनेटली तुम्हारी फर्स्ट सीडी है ना, जे के फर्स्ट शेड्यूल के पहले करवाएंगे। सो रफली समझ लीजिए ना, 10 से 20 के बीच में फर्स्ट सीडी खत्म करेंगे, फिर मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर फोर्थ होगा, फिर मेंस का सेकंड अटेम्प्ट होगा, फिर टीटी 2 होगी और फिर एडवांस। तो मतलब आपका नेक्स्ट 6 मंथ होगा, मतलब नेक्स्ट ईयर का
वो बहुत वैल्यू। और अच्छी बात पता क्या है? अच्छी बात क्या है? तुम्हें दो मतलब जीवदान मिले ना, मतलब जीवदान नहीं होगा एक लाइफ लाइन सेकंड अटेम्प्ट तो यही तो था। अब तो तुम्हें पीवी का भी अटेम्प्ट मिल गया और उसके बाद के बीच के दो अटेम्प्ट तो बचे ही। याद करके बताओ, दिस हमें सेम फॉर्मूला था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस फॉर्मूला, मतलब इस बात में कोई चेंज नहीं, सेम फॉर्मूला। ओके, और cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारे लिए सो ई एक्सिस का आंसर क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर। पर हमने तो बेटा एक ही तीनों साथ में आ रहे हैं। Next, C into spherical shell. Almost here. Conducting C. C into spherical shell, almost here. या तो conducting C. अच्छा, इसमें आप लोगों को याद है क्या? इसमें कितने केस थे स्फीयर में? तीन। अच्छा, अंदर कितना होता है फिर? कॉलम के अंदर कितना होता है? ओके, बाहर कितना हुआ करता था ग्रेविटेशन? और ऑन द सरफेस, तो आई थिंक यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला। बाहर इसमें कितना होना चाहिए? ऑन कितना इनसाइड
अच्छा आप लोग का संडे का टेस्ट क्या था? इसको चेक किया मतलब मेन किया स्कोर कितना क्रेडिट में ना एडवांस देना क्वेश्चन बन रहे थे या नहीं कुछ मेंस में 180 और एडवांस में आ रहा है 66। ओके फिजिक्स में कितना आ रहा है 69 और एडवांस में कम है 30 आ रहा है 28। तो भी मतलब 66 में से 30 मार्क्स है फिजिक्स में 50% फिजिक्स में आ और कोई 50 प्लस कोई गया हो 50 के अराउंड मीन हां 465 ओके किसमें क्या केमिस्ट्री में क्या और नहीं क्या किसी और में कोई तो होगा काउंट रफली तो आप किया नहीं क्या क्यों नहीं वो आएगा फिर मैं ओएमआर इसलिए आज ही दिए बनेंगे ओएमआर क्वेश्चन पेपर में तो तुम करते होंगे ना कुछ तो नहीं करते तेरा पता प्रॉपर्ली काम नहीं किया ये जो पेपर का
था ना, उसमें एनपीटी में एक क्वेश्चन था 21, उसमें मार्क्स के दो अलग पहलू हैं। मतलब देखो, क्वेश्चन में डायग्राम में √2 kg लिखा है और क्वेश्चन के अंदर लिखा है 1 kg, तो उसका कुछ करेक्शन आया था तुम किसी ने पूछा था? तो किसी ने सॉल्व किया उसे? ठीक है, बात करता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को बोनस देने से आपके मेरिट में टोटल 4 आ रहा है तो बता दें। अगर उस सिचुएशन में कौन सा तो रिपेयरिंग में आने लगे, अदरवाइज आपने ये जो लिखा है, ठीक है, इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज लिखेंगे। प्लीज राइट डाउन। Statement as per the property of conductor, as per the property of conductor, as per the property of conductor, comma, the charge can only reside, the charge can only reside on the outer surface of the conductor. Charge can only reside on the outer surface of the conductor. Bracket. Whether hollow or solid. Whether hollow or solid. Hence, above formula list is true. Above formula list is true for hollow conducting sphere. Is true for hollow conducting sphere, comma, solid conducting sphere, solid conducting sphere, and non-conducting hollow sphere. And non-conducting hollow sphere. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके देखना। जो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना पीवाई को सॉल्व करते हैं, तब आपको कभी होगा ही, whether it is means or advanced। जब भी वो बोलते हैं ना कि कंडक्टर है या कंडक्टिंग स्फीयर है, ओके, तो वो हॉलो या सॉलिड हो, तुम ये तीनों फॉर्मूला एप्लीकेबल रख सकते हैं। क्योंकि अगर वो सॉलिड स्फीयर हुआ तो तुम्हारा माइंड क्या करेगा कि चार्ज अंदर भी होगा, समझा? पर अगर वो कंडक्टर हुआ तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो आगे में सीखना होगा, टॉपिक है कंडक्टरेट प्रॉपर्टी। तो वहां पे वो प्रॉपर्टी के हिसाब से चार्ज अंदर रह ही नहीं सकता और वो चार्ज फाइंड करके ऑटोमेटिकली कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाहर। अगर तुमने अंदर डाला ना, इफ यू ट्राई टू ब्रिंग इट इनसाइड तो भी वो ऑटोमेटिकली बाहर है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। पर वही अगर नॉन कंडक्टर हुआ, पता हुआ लाइक तुमने ग्लास का बॉल बनाया और उसमें चार्ज अंदर दिया तो चार्ज अंदर रहेगा। तो नॉन कंडक्टर सॉलिड में ये फॉर्मूला की है।
सो कैटेगरी सिंपल है। ये फॉर्मूला किसके लिए ट्रू है? 3 केस के, हॉलो कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर। क्योंकि नॉन कंडक्टर हॉलो हुआ तो अंदर चार्ज नहीं है ना, इसीलिए। पर अगर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड हुआ, क्या हुआ? तो फॉर्मूला चेंज होगा। तो उसके लिए अभी नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। सो देखो केस नंबर 8। So case number 8, I am changing इसी में accordingly. So blue pen अब चीज होगी, ब्लैक में जो होगा वो आपको दिख जाएगा। E due to solid sphere, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, आपको याद होगा बाहर में कोई चेंज नहीं होता फॉर्मूला में, ऑन में भी कोई चेंज नहीं होता, इस साइड में चेंज आ जाता। द फॉर्मूला नाउ बिकम्स q स्मॉल r by r cube, दैट इज द फॉर्मूला है q स्मॉल r by r। क्या करना चाहिए?
ये कौन सा स्पेसिफिक केस है कि लेट्स कंसीडर कि आपके पास, ठीक है, मान लो कि इसी बॉल को पकड़ लिया, ठीक है, ये वाली बॉल जो है वो बहुत ही ज्यादा थिन है, सो लाइक अ पेपर, और वो इनफाइनाइटली लॉन्ग, समझ में आया? सो ऊपर नीचे और ये साइड पे पूरी इनफाइनाइटली, और तुमने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया उसके सामने, तो उस पॉइंट पे फील्ड इस पूरी इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, इसमें से 3-4 डेरिवेशंस ऐसे हैं जो बोर्ड्स में आते हैं आपको, तो वो जैसे मैं गॉस थ्योरम इसके बाद करवाऊंगा उसके साथ वो करवाऊंगा, ठीक है, डेरिवेशन। जब मैं कोई स्पेसिफिक डेरिवेशन करवाऊंगा मैं पहले बोलूंगा कि बोर्ड्स में आ सकता है, आप उसको स्टार मार्क करोगे सो दैट आपका बोर्ड्स का प्रिपरेशन भी साथ-साथ में होता है। क्लियर है? ओके, नाउ what is so special about this formula compared to other 8 cases? 8 cases पढ़े और इस formula में एक बहुत important चीज है, so this is the only formula as of now जो independent of this, okay, तो मेरा distance कितना भी हो नहीं करना पड़ेगा, तुम यहाँ पे हो या यहाँ पे पहुँचे तो भी यहाँ पे कितना रहने वाला है, सिग्मा बाय 2x, सही है ना? अब वो ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जनरली एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट डिस्टेंस, सो वही जब डेरिवेशन होगा गॉस थ्योरम तो वो जो डिस्टेंस वाला फैक्टर है ना वो कैंसिल आउट होता है दोनों साइड, बाकी सब में रहता है, ये अकेला ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक, इंफिनिटी पे हुआ तो हाँ, अच्छा क्वेश्चन कि सर अगर ये p इंफिनिटी हुआ बहुत दूर तो भी इस फॉर्मूला के हिसाब से इट इज नॉट, इट्स लिमिटेड, it is sigma by 2, बराबर। Also now ये सिचुएशन जो है this is impractical, yes और क्योंकि टेक्निकली तुम इमेजिन कर रहे हो इंफिनिटी पे जा रहे हो तुम डिस्टेंस भी इंफिनिटी है तो कोई मतलब नहीं है ना, तो जनरली ये फॉर्मूला हम फिर भी ट्रू मानते हैं अगर ये जो प्लेन है वो फाइनाइट होता है, तो ये फॉर्मूला कभी भी चलाएंगे, पर वो गलत अप्रोच, क्यों? क्योंकि अगर तुम उसको एक सिंपल इतना ही प्लेन अज्यूम करो और तुम यहाँ पे भी मान करो तो डिस्टेंस डिपेंडेंसी आनी चाहिए ना, तो वहां पे लेकिन हम फिर फंडा अलग लगाते हैं, हम क्या बोलते हैं कि ये फॉर्मूला अभी भी अप्लाई कर सकते हो इस केस में जब ये फाइनाइट होता है, जब ये पॉइंट इसके बहुत नजदीक, तो मतलब जस्ट ट्राई टू इमेजिन मत, तुम है ना तुम उसके एकदम नजदीक चले गए तो तुम्हें भी वो बहुत बड़ी दिखेगी, so you will feel like it is infinity formula, got idea? तब तुम चला लोगे ये formula, so this formula is also true when this is a what finite but the distance is very small, maybe of millimeter and micrometer, तो वो यहीं से कैपेसिटर का कंसेप्ट स्टार्ट होता है, टेक्निकली ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि ये प्लेट हो गया, ये दूसरी प्लेट हो गई और दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस दिया होगा, वो डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल एंड यू कैन अप्लाई दिस, तो वहां से सब चीजें सॉल्व, ठीक है? तो याद रखिए इफ इट इज अ नॉन कंडक्टिंग थिन शीट तो फॉर्मूला क्या यूज करना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, क्लियर? लेट्स गो टू द 10th, देखो 10 नहीं लिखा
And then E due to uniformly charged uniformly charged infinite conducting plane. माइनस चेंज हो गया यहाँ पे। अब नॉन कंडक्टिंग के बदले क्या हो गया आपका कंडक्टिंग। और प्लेन के बदले अब क्या हो जाएगा टेक। और E just outside E just outside of a charged conductor of any shape. E just outside of a charged conductor of क्या लिखा any shape, literally any shape. Okay. तो मैं दोनों के सिनारियो ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो कि आपके पास एक इनफाइनाइट कंडक्टर है, अगेन प्लेन शीट वाला, पर इस बार थिक बोला इसलिए अब बॉल ऐसे अब प्रॉपर बॉल। और अगर आप यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर रहे हो तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा and the formula this time is going to be sigma by epsilon. ठीक है, देखो sigma by क्या चला था अभी तक 2 epsilon ना सडनली कितना हो गया आपके पास sigma by epsilon। तो कितना वेक्टर चला गया 2 का। या अगर इसको पढ़ो तो क्या लिखा है E just outside of the क्या charge conductor of any shape. Let's consider amoeba. Okay. अच्छा, do not forget one thing. ये जो शेप आपके सामने है वो 2D नहीं है, या आपका 3D शेप है। तो कंसिडर करो आपके पास एक रॉक है, मतलब कोई भी रैंडम शेप, और उसके जस्ट बाहर यहाँ पे ये आपका पॉइंट P और आपको वहां पे पेंट चाहिए। Then the formula is changed. E is equal to sigma by epsilon. Okay. अच्छा, ये चीज है ना, मैं आपको अभी हमने पहले एक फॉर्मूला देखा उससे प्रूव करके बता। मुझे बताओ स्फीयर के ऑन सरफेस पे फॉर्मूला कितना है फील्ड का? स्फीयर के ऑन द सरफेस Q by capital R. Now try to understand. Just outside and on can be considered one and the same thing. क्योंकि just outside का मतलब क्या बोला? On the surface मतलब 5 सेंटीमीटर, अगर मान लो रेडियस 5 सेंटीमीटर हुआ तो just outside मतलब 5.000 infinity मिला के 1 सेंटीमीटर. That's the just outside. So that's one and the same thing. So अगर मैं बोलता हूँ कि E due to any sphere, whether it is solid or hollow, on the surface का फॉर्मूला Q by R square, बराबर Q होता है क्या? चार्ज ऑन द स्फीयर। क्या चार्ज को मैं सिग्मा into A डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता? Because that's the definition of surface charge density. मैं K को 1/4 डाल सकता हूँ, मैं सिग्मा को सिग्मा डाल सकता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर को मैं 4πr² डाल सकता हूँ। सो मैं r² से कैंसिल करूँ, मैं 4/4 कैंसिल करूँ, तो मेरा आंसर है sigma by epsilon naught आ गया। And sphere is a part of any shape because any shape होगा तो स्फीयर के अंदर आ गया। So hence the formula is true sigma by कौन सा epsilon। तो समझ में आया? पक्का? अच्छा,
और एक चीज इंटरेस्टिंग, क्या आपने डिस्क का फॉर्मूला लिखा था? डिस्क का जब हम डिस्क कंसीडर करते हैं ना, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट इज ऑलवेज अ थिन डिस्क, जिससे थिकनेस नहीं है, सब याद रखना है। कौन सी डिस्क होने की है? थिन। जस्ट इमेजिन करो कि तुम डिस्क को धीरे धीरे रेडियस को बढ़ाते ही जा रहे हो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट विल हैपन? अगर डिस्क का रेडियस बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे करके इंफिनिटी पे चला रहे हो, तो डिस्क काइंड ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, और जब काइंड ऑफ स्क्वायर बनेगा तो इट विल एक्ट लाइक अ वॉल। If it acts like a wall and it's very thin, then the formula should be this one. कौन सा? Sigma by 2 epsilon. सही है? अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या? Sigma by 2 epsilon नॉट ब्रैकेट में 1 minus cos थीटा। सही है? What is cos थीटा? अगर आपको याद होगा ये एंगल होता है। अगर ये बढ़ गया तो एंगल बढ़ा, ये अगर बहुत बढ़ गया तो दोनों की लाइन पैरेलल होगी, तो थीटा कितना बन जाएगा? 90। What is cos 90? 1 minus cos 91. Good save for class. Sigma by 2 epsilon ब्रैकेट में 1, कांस्टेंट आ गया sigma by 2. That's the thing. तो आई थिंक जो चीजें कर रहे हैं वो आगे में भी ट्रू है ना? कितने केस हुए अभी तक? मैंने कितने बोले थे? 14। अगर तुम्हें ये 10 केस आते हैं, मतलब तुम्हारा मेन सॉर्टेड, मेन यहाँ पे एंड जाता है। ओके, तो वैसे 10 भी नहीं होंगे, 11 अगर इसको मैं अलग से केस मानूं कि फॉर्मूला चेंज, पर हाँ तो भी 10 केस है। 10 के 10 अगर मुझे पता तो मेरा मेन पूरा का पूरा सॉर्टेड। अब एक्स्ट्रा कौन से चीज बचे हैं? 4 एक्स्ट्रा, वो स्पेसिफिकली मैं किसके लिए मानूंगा? एडवांस के। सो लिखो 11। ये जो लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर uniformly charged conducting cylinder with surface charge density sigma. इसमें भी हम देख रहे हैं कि 3 केस हैं टेक्निकली। पहला केस E सिग्मा R epsilon naught times when R is greater than 1. So outside के लिए फॉर्मूला है सिग्मा कैपिटल R by epsilon naught times 1. अगर मैं दोनों को इक्वल करूं, बाकी ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, बात है कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और आई थिंक ये ट्रू भी है क्योंकि
E just outside of the charge electromagnetic should be sigma maximum. So it is sigma maximum. This is from when R is equal to R. सही है? लास्ट वाला आंसर 0 क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है. So R कुछ डाउट है? डाउट? अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए? अगर E वर्सेस R का इसका ग्राफ बनाओ तो देखा. बोलो ना. इसका ग्राफ 3 सिनारियो ग्राफ से करो. The graph of this is exactly same as follows. क्योंकि technically inverse proportion, constant or same. So I think that shows. चलो एटलीस्ट 12th वाला कर लेते हैं. So that 12th वाला अगर हो गया तो कल बाय बाय हम देख ही रहे. होमवर्क तो मैंने बहुत पहले दिया. जो वाइवा है वो तो आज के ऊपर ही सिर्फ 12 शीट्स हैं. देखो 12 शीट्स है, 12 लोग हैं यहाँ पे. कल लकी विनर्स हो गया 12. बस उन 12 लोग को हम एक-एक करके पूछें. वैसे 12 बेंच भी है. Last 12 months as of now. Long uniformly charged. Long uniformly charged. Non-conducting solid cylinder. Solid cylinder with volume charge density rho. With volume charge density rho.
फॉर्मूला लिखे रो r स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r रो कैपिटल R बाय रो स्मॉल r graph will be seen as solids. चल तो हम डिस्काउंट करते हैं 10 बेंच तो 10 शीट्स है 11th and 12th को विल निगलेक्ट लास्ट वाले को निगलेक्ट पहले 10 तो हर एक बेंच से एक या तीन आप अभी नाम पर मिलेगा ठीक है नहीं आया तो क्या करेंगे सर मिलते हैं थैंक you.